हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक। देखो, पता है आपको, मैं यहाँ पर पर्यावरण पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? पर्यावरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। सब जानते हो, ठीक है। पर्यावरण का चैप्टर 20। कौन सा? चैप्टर 20 का। और ये जो चैप्टर 20 है, ये सीटेट, यूपी टेट। अब यूपी में टेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए सेट, नेट, इसके अलावा रीड, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिस भी एग्जाम में इन्वायरमेंट आता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऑलवेज आता है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा उसको हमें गलत भी नहीं करना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन आज का टॉपिक है, जो जिसमें हम चैप्टर 20 और देखो चैप्टर 20 में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? खाद्य श्रृंखला एवं पारिस्थितिकी पिरामिड। खाद्य श्रृंखला एवं पारिस्थितिकी पिरामिड। किसका डिस्कस करेंगे? खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं खाद्य श्रृंखला से। किससे? खाद्य श्रृंखला से। खाद्य श्रृंखला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड चेन। क्या बोलते हैं? फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। अब ये होती क्या है? नाम से देखो, आप अब तक नहीं पढ़े हो बिल्कुल भी, सपोज दैट खाद्य श्रृंखला के बारे में, लेकिन इसके नाम को पढ़ो, खाद्य श्रृंखला, और आंख बंद करके और खाद्य श्रृंखला के बारे में सोचो कि क्या हो सकता है। क्या सोचो कि ये क्या हो सकता है? 1 मिनट के लिए सोचो आप कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है। मैं समझाऊंगा, लेकिन एक बार आप सोचो। देखो, हम पॉइंट टू पॉइंट ले लेते हैं। हम खाद्य श्रृंखला को आपको समझाता भी जाऊंगा और धीरे धीरे अपन चलते रहेंगे। जो खाद्य श्रृंखला होती है, देखो, खाद्य का मतलब होता है भोजन। खाद्य का मतलब होता है भोजन, ठीक है। और श्रृंखला का मतलब होता है श्रृंखलाएं मान लो। क्या मान लो? श्रृंखला, ठीक है। भोजन की श्रृंखला। भोजन की श्रृंखला का मतलब गेहूं है। ये क्या है? घास है। सुन, घास को किसने खाया? बकरी ने। बकरी को किसने खाया? शेर ने, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यदि घास नहीं होती, क्या नहीं होती? घास नहीं होती तो क्या बकरी जी पाती? नहीं जी पाती। और यदि बकरी नहीं जी पाती तो क्या शेर जी पाता? शेर भी नहीं जी पाता। हम एक एग्जाम्पल लेना है। बकरी, यहाँ पर बकरी भी हो सकती है, गाय भी हो सकती है, हिरन भी हो सकता है, भेड़ भी हो सकती है। वो समस्त जानवर आएंगे यहाँ पर जो क्या खा रहे हैं? घास खा रहे हैं। अब घास के बिना बकरी भी नहीं रह सकती, गाय भी नहीं रह सकती। यदि घास नहीं होगी तो बकरी, गाय, भैंस सब मर जाएंगी, कुछ नहीं रहेगा इनमें से। और जब यही मर जाएंगी, घास मर जाएगी, वो सॉरी बकरी मर जाएगी, भैंस मर जाएगी, बैल मर जाएगा, ऊंट मर जाएगा, हिरन मर जाएगा, तो शेर किसको खाएगा? इसके लिए भी कुछ नहीं रहेगा, तो ये भी मर जाएगा ना। तो क्या है? जो बकरी है वो घास पर है। जब तक घास है तब तक बकरी जिंदा है, और जब तक बकरी है तब तक शेर जिंदा है। क्योंकि बकरी खत्म हुई, शेर मरेगा अपने आप। इसके लिए कुछ खाने के लिए मिलेगा ही नहीं। जब बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ये सभी जानवर मर जाएंगे, तो शेर क्या खाएगा? इसके पास कुछ खाने के लिए बचेगा नहीं, ये अपना आप मर जाएगा। अपने ऊपर ले लो, अपन गेहूं है। क्या है? गेहूं को कौन खा रहा है? मानव, ठीक है। चावल ले लो, यहाँ कुछ लोग चावल भी खाते हैं, वरना ऑब्जेक्शन उठाएंगे। चावल और गेहूं दोनों ले लो। सपोज दैट चावल और गेहूं खत्म हो गए,
क्या खाओगे आप? क्या खाओगे? क्योंकि बिस्किट भी इनसे बन रहा है, पिज्जा बर्गर भी इनसे बन रहा है, सारा सब कुछ इनसे बन रहा है। क्या खाओगे आप? खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर क्या होगा? ये मानव समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या है? खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। यही क्या है? फूड श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, समझ गए होंगे कि एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सारे सारे जीव जंतु आपस में खाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। जैसे हम लोग गेहूँ चावल के ऊपर निर्भर हैं, ये खत्म तो अपन खत्म। जब तक गेहूँ चावल का अस्तित्व है तब तक हमें, वरना मछली बकरे ये खा के कितने दिन तक जी लोगे? और जब गेहूँ और चावल ही खत्म हो जाएंगे तो ये कहाँ से जिएंगे? ये भी मर जाएंगे, क्योंकि इनका चारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा खाद्य श्रृंखला क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखो, खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों की निर्भरता का अध्ययन करते हैं। खाद्य श्रृंखला में, किसमें? खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी, खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी के विभिन्न जीवों की निर्भरता, विभिन्न जीवों की निर्भरता का अध्ययन करता है। जैसे हम लोग गेहूँ चावल पर निर्भर हैं, गाय भैंस बकरी घास पर निर्भर हैं, शेर गाय भैंस बकरियों पर निर्भर है। बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर निर्भरता का अध्ययन किया जाता है कि कौन सा किसके ऊपर निर्भर है। ठीक है, अब देखो एक बात है, क्या बात है? कि भोजन के लिए सभी जीव, ध्यान रखना, भोजन के लिए सभी जीव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? सॉरी, वनस्पति पर। थोड़ा मिस्टेक हो गया, वनस्पति पर, क्योंकि अभी माइंड में प्रकृति का कोई टॉपिक चल रहा था, उससे मैंने लिख दिया। भोजन के लिए सभी जीव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति पर निर्भर करते हैं। है कोई सा आपकी नज़र में जीव जो वनस्पति पर निर्भर नहीं करता हो? ऐसा जीव हो जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति जैसे ही पेड़ पौधे आदि के ऊपर निर्भर नहीं करता हो? कोई भी जीव ऐसा बताओ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से वनस्पति पर निर्भर नहीं करता हो? कोई जीव नहीं है मेरी नज़र में तो। और आपकी नज़र में हो तो आप ढूंढ के बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप ये। देखो, अब अपने क्या होता है, अपनी ह्यूमन का एक नेचर होता है अपना। जैसे मॉर्निंग में उठे हम और कोई गाना अपन गा लिए माइंड में, तो क्या होता है, पूरे दिन पर वो गाना गाते रहते हैं, यहाँ तक कि 2-3 दिन तक भी वो गाना गाते रहते हैं। अब भी ऐसा मेरे साथ हुआ, जहाँ पर वनस्पति की जगह मैंने प्रकृति लिख दिया, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने अभी डिस्कस किया था अपने फ्रेंड के साथ, और एक व्हाट्सएप ग्रुप का कैंडिडेट ने भी मेरे को कॉल किया था, तो उसने भी इसके ऊपर डिस्कस किया था। तो इस वजह से माइंड में ये प्रकृति शब्द घुस गया। चलो कोई ना, छोड़ते हैं इस बात को। पारिस्थितिकी तंत्र, देखो खाद्य श्रृंखला में सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल सही है, खाद्य श्रृंखला में सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबको पता है। तो अब हम बताते हैं आपको
खाद्य श्रृंखला की डेफिनेशन क्या होती है? किसकी? खाद्य श्रृंखला की डेफिनेशन बता देता हूं मैं कि आहार तथा ऊर्जा का एक वर्ग, आहार तथा ऊर्जा का एक वर्ग, क्या? आहार तथा ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों द्वारा, का एक वर्ग के जीवों द्वारा दूसरे वर्ग के जीवों में दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखलाबद्ध तरीके से श्रृंखलाबद्ध तरीके से स्थानांतरण, कि आहार तथा ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों द्वारा दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखलाबद्ध तरीके से स्थानांतरण ही खाद्य श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ पर ये जो श्रृंखलाबद्ध शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखना, इसको मिस मत कर देना। कभी आपको कोई डेफिनेशन पूछे कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, तो इस श्रृंखलाबद्ध शब्द को मत भूल जाना कि आहार तथा ऊर्जा का एक वर्ग से दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखलाबद्ध तरीके से स्थानांतरण ही खाद्य श्रृंखला होती है। तो ये जो खाद्य श्रृंखला है, श्रृंखलाबद्ध है, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मत भूल जाना। देखो मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उत्पादक होता है। मैंने जब पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ाया था आपको, इकोसिस्टम, तो वहाँ पर मैंने उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनके बारे में अच्छे तरीके से समझा दिया, बिल्कुल डिटेल से समझा दिया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो यदि उत्पादक आपके समझ में नहीं आ रहा हो। और मैं एक तरीके से बता भी सकता हूँ, उत्पादक का मतलब होता है जो उत्पादन कर रहा है। गेहूँ का उत्पादन कौन कर रहा है? उसका पौधा कर रहा है। सेब का उत्पादन कौन कर रहा है? उसका पौधा कर रहा है। तो सेब का पेड़ क्या है? उत्पादक है। गेहूँ का पेड़ क्या है? उत्पादक है, ठीक है। उत्पादक को कौन खाता है? शाकाहारी खाता है। शाकाहारी को मांसाहारी खाता है, और मांसाहारी को कौन खाता है? सर्वाहारी। जो सर्वाहारी होता है ना, वो शाकाहारी को भी खाता है, मांसाहारी को भी खाता है, और उत्पादक को भी खाता है। इन सभी को खाता है सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या करता है? उत्पादक को भी खाता है, शाकाहारी को भी खाता है, मांसाहारी को भी खाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, हाँ, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। उत्पादक जैसे कोई भी आप सब्जी ले लो, हरी सब्जी, जैसे पालक। पालक क्या है? उत्पादक है। पालक को किसने खाया? बकरी ने खाया। बकरी को किसने खाया? सपोज दैट कोई भी जानवर ने खा गया, क्या कहें, सांप ने खा गया। कौन खा गया? सांप खा गया। सांप तो इसमें आ जाता है। कोई भी जानवर खाया इसको, किसको? बकरी को। शेर खा गया, लोमड़ी खा गई, कुछ भी खा गई। अब सर्वाहारी में क्या होता है? मानव। मानव एक ऐसा होता है जो सब कुछ खाता है। कुत्ता देख लो, कुत्ता क्या करता है? कुत्ते को मरा हुआ शेर मिल जाए तो उसको भी खा जाता है। कुत्ते को मरी हुई लोमड़ी मिल जाए तो उसको भी खा जाता है। कुत्ते को बकरी मिल जाए तो उसको भी खा जाता है, ठीक है। तो कुत्ता क्या है? सर्वाहारी है। कुत्ता रोटी भी खाता है। आपको पता है ना, घर में डॉगी पालते हैं तो उसको रोटियां वगैरह खिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं। तो क्या कुत्ता बिस्किट भी खा रहा है, रोटी भी खा रहा है, कुत्ता बकरी भी खा रहा है, कुत्ता मरी हुई सेब और मरी हुई लोमड़ियों को भी खा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। यह है श्रृंखलाबद्ध स्थानांतरण। उत्पादक से शाकाहारी में, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से सर्वाहारी में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। फूड चेन में ऊर्जा का क्रमबद्ध तरीके से स्थानांतरण होता है, ठीक है। कि फूड चेन में ऊर्जा का क्रमबद्ध तरीके से स्थानांतरण,
होता है। क्रमबद्ध तरीके का मतलब होता है एक बिल्कुल सीरियल से, किससे? बिल्कुल सीरियल से। ऐसे नहीं कि चलो उत्पादक को सीधा शेर खा गया। आपने देखा है कि कभी शेर घास खा रहा हो? नहीं खाता शेर घास, शेर केवल मांस खाता है, ठीक है। तो क्या होता है, फूड चेन में ऊर्जा का क्रमबद्ध तरीके से स्थानांतरण होता है। यहाँ पर ये जो क्रमबद्ध शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। तथा रसायनों का चक्रण होता है, तथा रसायनों का चक्रण होता है, ठीक है। क्या होता है? रसायनों का चक्रण होता है। खाद्य जाल में जीवों के पास वैकल्पिक व्यवस्था होती है। ठीक है, खाद्य जाल में जीवों के पास वैकल्पिक व्यवस्था होती है। वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब जैसे घास है, घास को बकरी खाई, बकरी को शेर खाया, तो घास को गाय भी खा रही है, घास को भैंस भी खा रही है, घास को ऊंट भी खा रहा है, घास को और कौन खाता है? बैल भी खा रहा है, ठीक है। अब शेर के पास क्या क्या विकल्प है? शेर बकरी को भी खा सकता है, शेर गाय को भी खा सकता है, शेर भैंस को भी खा सकता है, शेर ऊंट को भी खा सकता है और शेर बैल को भी खा सकता है। इसके बाद बहुत सारे विकल्प हो गए। दूसरा विकल्प यहाँ पर गेहूँ आ गया, गेहूँ का चारा। बकरी गेहूँ का चारा भी खा सकती है, गाय गेहूँ का चारा भी खा सकता है, भैंस गेहूँ का चारा भी खा सकती है, ऊंट गेहूँ का चारा भी खा सकता है और बैल गेहूँ का चारा भी खा सकता है। हर एक के पास विकल्प होता है। अपना खुद का देख लो, जैसे जो मैं अपने राजस्थान की बात बताता हूँ, जहाँ पर लोग गेहूँ खाते हैं। क्या खाते हैं? गेहूँ खाते हैं। लेकिन बिहार के लोग मोस्टली चावल खाते हैं। आपने देखा होगा बिहार के लोग चावल खाते हैं, राजस्थान के लोग गेहूँ खाते हैं। तो मानव के पास विकल्प है कि भाई या तो तू चावल खा, चावल नहीं पैदा हो रहा तेरे, चावल उपलब्ध रहेंगे तो तू गेहूँ खा ले। और बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर चावल भी नहीं मिलता, गेहूँ भी नहीं मिलता, जैसे जो बिल्कुल शीत प्रदेश है, टुंड्रा क्षेत्र, वहाँ पर लोग मछली खाते हैं। उनके पास मछली है, वैकल्प है कि आप मछली खाओ। तो क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में हर जीव के पास विकल्प होता है। सपोज डैट विकल्प नहीं होता और हमारे पास खाने के लिए केवल गेहूँ होता, क्या होता? केवल गेहूँ होता। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गेहूँ की पैदावार नहीं होती, वहाँ पर गेहूँ को पैदा करने के लिए उपयुक्त जलवायु नहीं है, और विकल्प के रूप में हमारे पास केवल गेहूँ रहता तो हम नहीं जी पाते। तो क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में हर एक जीव के पास विकल्प की व्यवस्था होती है कि तू ये नहीं खा सकता तो ये खा, ये नहीं खा सकता तो ये खा, ठीक है। उसके बाद आता है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। क्या होता है? एक ही दिशा में होता है। इसको हम एक दिशा भी बोल सकते हैं, एक दिशा भी बोलते हैं, एक दिशा। एक दिशा का मतलब समझ गए होंगे आप। सपोज डैट हम गेहूँ खा रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हम गेहूँ खा रहे हैं तो हमारे में एनर्जी आ रही है। क्या आ रही है? हमने गेहूँ खाया, हमारे अंदर एनर्जी आ गई। क्या गेहूँ के पास भी एनर्जी गई? नहीं गई। घास है, क्या है? घास। इसको बकरी खाई, बकरी खाई, बकरी को शेर खाया, ठीक है। जब घास को बकरी ने खाया तो बकरी के पास ऊर्जा आ गई, ठीक है, लेकिन घास के पास ऊर्जा नहीं गई। फिर जब बकरी को शेर ने खाया तो शेर में एनर्जी आ गई, ऊर्जा आ गई। क्या बकरी में ऊर्जा आई? नहीं आई। तो क्या हो रहा है, ऊर्जा, घास की ऊर्जा बकरी में गई, बकरी की ऊर्जा शेर में गई, ऐसे होता ना। तो जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा होता है, ऐसा थोड़ी ना
कि चलो बकरी को शेर ने खा लिया तो शेर की ऊर्जा बकरी में गई, बकरी ने घास खा लिया तो बकरी की ऊर्जा घास के पास गई। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता है। होता क्या है, घास की ऊर्जा बकरी में आती है, बकरी को खाने पर शेर में ऊर्जा आती है। ठीक है, तो जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो एक ही दिशा होता है, केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। अपना खुद का एग्जांपल ले सकते हो, रोटी खाने के बाद पेट भर जाता है, एनर्जी आ जाती है, क्या उस रोटी के पास भी ऊर्जा गई? नहीं गई, उससे हमारे अंदर ही ऊर्जा आई है, उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में कम से कम 2 पद होने चाहिए। खाद्य श्रृंखला में कम से कम 2 पद होने चाहिए। यह श्रृंखला लंबी एवं छोटी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ठीक है, कैसे? खाद्य श्रृंखला में कम से कम 2 पद होने चाहिए। घास, बकरी, शेर, इनको अलग अलग देखो, केवल घास को देखो। क्या घास खाद्य श्रृंखला है? इन दोनों को हटा लो। अब क्या घास खाद्य श्रृंखला है? नहीं। अब इन दोनों को हटा लो, क्या बकरी खाद्य श्रृंखला है? नहीं। अब इन दोनों को हटा लो, घास को और बकरी को, क्या शेर खाद्य श्रृंखला है? नहीं है। ये इसको खाया, ये इसको खाया, अब खाद्य श्रृंखला है, अब खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में कम से कम 2 पद होने चाहिए। ये भी एक खाद्य श्रृंखला बन गई। घास को बकरी खाई, ये भी एक खाद्य श्रृंखला बन गई। बकरी को केवल शेर खाया तो भी खाद्य श्रृंखला बन गई। तो खाद्य श्रृंखला में कम से कम 2 पदों का होना बहुत जरूरी है। बाकी लंबी कितनी भी हो सकती है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। पोषक या खाद्य स्तर ऊर्जा, पोषक या खाद्य स्तर ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड में एक जीव की स्थिति को दर्शाता है। बिल्कुल सही। पोषक या खाद्य स्तर ऊर्जा, पोषक या खाद्य स्तर ऊर्जा पिरामिड में एक जीव की स्थिति को दर्शाता है। यह पूछ लेता है वो कि पोषक या खाद्य स्तर ऊर्जा पिरामिड में किसको दर्शाता है, तो वो दर्शाता है एक जीव की स्थिति को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझने लायक वैसा था नहीं कुछ भी, जो है वो आपके पढ़ने का है। देखो हमारा एक नॉर्मल सा रहता है कि यार समझ में नहीं आया, वो नहीं आया। आपके जब तक ये साइकोलॉजी रहेगी कि हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो वो नहीं आएगा। आपकी साइकोलॉजी लाओ कि मेरे को ये समझना है, आप 100% समझ जाओगे, चाहे वो कितना डिफिकल्ट हो। थोड़ा सा दिमाग को लगाओ यार। और सबसे बेस्ट है, मैंने ये अपने तरीके से समझा है, मैंने ये अपने तरीके से समझा है। इसी को आप अपने तरीके से समझने की कोशिश करो। क्या करो? इसी को ही आप अपने तरीके से समझने की कोशिश करो, तो आप और भी ज़्यादा बेस्ट समझ पाओगे। क्योंकि हर एक आदमी की जो सोच होती है वो अलग होती है, IQ लेवल है वो अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। तो मैंने आपको समझा दिया, आपको ये समझ में आ गया। अब इसी को आप अपने खुद के तरीके से समझने की कोशिश करो, आप कभी नहीं भूल पाओगे। हम क्या करते हैं, दूसरे की जो स्ट्रेटेजी होती है ना उसको फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। आप दूसरे की स्ट्रेटेजी को फॉलो कभी मत करो। एक बंदा UPSC टॉप कर रहा है, पूरी दुनिया उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लगी हुई है कि उसने ये बुक रेफ़र की थी, उसने ये पढ़ा था, वो इतने घंटे पढ़ा था, और वो ही बुक पढ़ते हैं, उतने घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? अरे भाई लोगों, हमने उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो की है कि वो इतने घंटे पढ़ता था, उसने ये बुक पढ़ी थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस बंदे का IQ लेवल कितना है, उसका पहले का नॉलेज कितना है।
उसको समझने और समझाने की कैपेसिटी कितनी है, इन चीज़ों का हमें नॉलेज नहीं है, फिर हम उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो क्यों करते हैं। सपोज डैट एक यूपीएससी क्वालिफाइड बंदा है, आप अपनी ले लो, सपोज डैट आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो और एक जेआरएफ वाले बंदे से मिले और उसकी बहुत अच्छी रैंक थी। उसने बताया कि यार फर्स्ट पेपर के लिए मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की बुक पढ़ी और ऑक्सफोर्ड की बुक पढ़ी और किसकी ट्रूमैन पब्लिकेशन की बुक पढ़ी और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, 80% प्लस मार्क्स आ गए। आप वही बुक लेके आए और उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उनको अच्छी तरीके से रट दिया, बिल्कुल कहीं से कुछ पूछो आप 100% बताओगे, फिर आपका नेट भी नहीं हुआ। क्यों? फिर आप सोचोगे यार कि यार वो बंदा इन्हीं बुकों को पढ़ के और टॉप कर दिया एग्जाम, उसने जेआरएफ कर लिया बहुत अच्छे मार्क्स से और मेरा नेट भी नहीं हुआ। क्यों? अरे भाई लोगों, उसने केवीएस मैदान बुक पहले पढ़ ली थी। क्या किया उसने? जो केवीएस मैदान की बुक थी उसको पहले पढ़ ली, उसने साहित्य की बुक थी उसको पहले पढ़ ली, उसने कंप्यूटर के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की बुक पहले पढ़ ली, उसने अमर उजाला पब्लिकेशन की बुक पहले पढ़ ली, उसने ओल्ड पेपर पहले सोल्व कर लिए। ये सारी चीज़ें उसे बहुत पहले से याद थी, लेकिन एग्जाम टाइम में 3 बुक बची हुई थी, ट्रूमैन पब्लिकेशन की, ऑक्सफोर्ड की और अरिहंत की। ये 3 बुक वो नहीं पढ़ा था और उसने ये बुक पढ़ी। तो उसका सिलेक्शन कौन कौन सी बुकों से हुआ था? इन 3 बुकों से हुआ था? नहीं, वो बाकी की केवीएस मैदान, साहित्य, उपकार, ओल्ड पेपर, ये और थे। उसने ये बुक और पढ़ी थी, लेकिन हम उसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, 3 बुक लेके आए, उनको पढ़ दिया, कुछ नहीं हुआ। तो ध्यान रखो, किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो मत करो कभी भी। सबसे बेस्ट रहेगा, हम उसकी आईक्यू के बारे में नहीं जानते, उसका पहले का नॉलेज कितना है वो भी नहीं जानते हम, वो कितना सच बता रहा है ये भी नहीं जानते हम, बिल्कुल रियलिटी है। एक आईएएस टॉपर है, एक नेट जेआरएफ टॉपर है, कोई भी एग्जाम टॉपर है, वो कितना सच बता रहा है कितना झूठ बता रहा है उसको खुद को भी नहीं पता रहता, और हम उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो करने लग जाते हैं। तो ये ध्यान रखो, किसी की कभी भी स्ट्रेटेजी फॉलो मत करो। और मैं तो ये मानता हूँ, आपको सक्सेस होना है तो आप उस बंदे से ज़्यादा कनेक्ट में रहो जो एग्जाम में 0.001, 0.004, मैक्सिमम 0.50% मार्क्स से रह रहा है। जो बंदा इन मार्क्सों से रह रहा है 0.50%, 0.001%, 0.004%, इन मार्क्स से रह रहा है ना, उस बंदे से मिलवाओ, वो बताएगा आपको रियलिटी कि मैंने ये बुक पढ़ी थी, उससे मेरा कुछ नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखो आप, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, मैंने बीच में ये वैसे टॉपिक छेड़ दिया। अब आते हैं हम किसके ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक क्या ऊपर आते हैं, रेमंड लिंडमैन ने किसने? लिंडमैन ने 1942 में दशांश का नियम दिया था, दशांश या 10%, दशांश या 10% का नियम दिया, ठीक है। रेमंड लिंडमैन ने 1942 में दशांश या 10% का नियम दिया, और इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार हर स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है, हर स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है, ठीक है, कि हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता जाता है। जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है, तो एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का
मात्र 10% भाग ही जाता है। इसे 10% का नियम कहते हैं या दशांश का नियम कहते हैं कि जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का मात्र 10% भाग ही जाता है, बाकी 90% भाग रह जाता है। जैसे ही घास है, भेड़ है, शेर है, इसमें 10% ऊर्जा का भाग गया, इसमें 10% ऊर्जा का भाग गया। घास की जो टोटल एनर्जी है उसका 10% भेड़ में गया, भेड़ की टोटल एनर्जी का 10% शेर में गया। कितना? ओनली 10%। ये 10% क्या है? ये 10% ही दशांश का नियम है, जिसको हम 10% का नियम बोलते हैं। किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने दिया था, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। खाद्य श्रृंखला प्रत्येक पारितंत्र में पाई जाती है। जो खाद्य श्रृंखला है वो प्रत्येक पारितंत्र में पाई जाती है। आप कोई सा भी पारितंत्र ले लो, उसमें क्या पाई जाती है? खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। अब हम आगे चलते हैं। ये था खाद्य श्रृंखला के बारे में, जितना था उतना मैंने बता दिया आपको। उसके बाद हम आगे बात करते हैं खाद्य जाल के बारे में, ठीक है। खाद्य जाल, खाद्य जाल देखो, पहले पढ़ा था खाद्य श्रृंखला, अब पढ़ेंगे खाद्य जाल, फूड वेब, ठीक है। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, उसी से मिलता जुलता है। पहले मैं लिखा देता हूँ इसके बारे में, फिर मैं समझाऊंगा आपको। एक पारितंत्र में सभी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। एक पारितंत्र में सभी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, अर्थात एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरे खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। अर्थात एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों के साथ रहता है, ठीक है। कि एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों के साथ रहता है। और लिख लो, अर्थात दो डेफिनेशन तो हो गई। तीसरे से समझ जाना, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर संबंध को अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। ये इसकी 3 तरीके से डेफिनेशन थी, जो आप ध्यान में रखना। अब मैं इसको समझा देता हूँ एक डायग्राम बना के, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो, जो मैंने लिखाया था उसको एक बार पढ़ो।
जो मैंने अभी अभी लिखवाया है उसको पढ़ो, खाद्य जाल के बारे में। फूड वेब, फूड वेब के बारे में मैंने आपको अभी अभी जो जो लिखवाया था, 3 डेफिनेशन है, उन तीनों की तीनों डेफिनेशन को एक बार पढ़ो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। फिर मैं आपको डायग्राम जो समझाता हूँ, तब तक मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये है खटमल, ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने। ये खटमल है, ये पेड़ है, ये चिड़िया, ये लोया शेर है, हिंदी में लिख देता हूँ, शेर, ये गाय, ठीक है। अब पहचान गए होंगे आप, उससे पहले आप पहचान नहीं पा रहे थे कि क्या चीज़ क्या है, लेकिन अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। अब खाद्य जाल को समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पेड़। पेड़ को किसने खाया? गाय को खाया। गाय को किसने खाया? शेर ने खाया, ठीक है। पेड़ को किसने खाया? खटमल ने खाया। खटमल को किसने खाया? चिड़िया ने खाया। चिड़िया को किसने खाया? शेर ने खाया, ठीक है। पेड़ को किसने खाया? चिड़िया ने खाया। चिड़िया को कौन खाया? फिर शेर खा गया। खटमल को गाय खाई, गाय को फिर शेर खा गया। क्या हो जाएगा? मैं बताता हूँ, देखो चैन बना के देखते हैं हम। सबसे पहले पेड़ को खटमल खाया, खटमल को चिड़िया खाई, चैन फर्स्ट। ये चैन फर्स्ट हो गई। पेड़ को चिड़िया खाई, चिड़िया को शेर खाया, ये चैन सेकंड हो गई। पेड़ को गाय खाई, गाय को शेर खाया, ये चैन थर्ड हो गई। पेड़ को खटमल खाया, खटमल को गाय खाई, गाय को शेर खाया, ये चैन थर्ड हो गई, ठीक है। ये हमारी चैन बन गई। एक तो चैन बन गई है, कौन सी? ये वाली, ठीक है। एक चैन बन गई, ये वाली। एक चैन बन गई, ये वाली। 3 चैन बन गई इसमें, 4 चैन। एक बन गई ये वाली, पेड़ को चिड़िया, चिड़िया को शेर। समझ में आ गया होगा? एक चैन बनी हमारी, पेड़ को खटमल खाया, खटमल को चिड़िया खाई, चिड़िया को शेर खाया। दूसरी चैन बनी, पेड़ को चिड़िया खाई, चिड़िया को शेर खाया। तीसरी बनी, पेड़ को खटमल ने खाया, खटमल को गाय ने खाया, गाय को शेर ने खाया। चौथी बन गई, पेड़ को गाय खाई, गाय को शेर खाया। ये क्या है? आपस में एक दूसरे पर निर्भर है। ये जो चारों चैन है, चैन फर्स्ट, चैन सेकंड, चैन फोर्थ और चैन 3, चारों की चारों चैनें एक दूसरे से संबंध रख रही है ना। ये चारों की चारों चैनें एक दूसरे से संबंध रख रही हैं। जैसे यहाँ पर 2 चैनों का संबंध, यहाँ पर संबंध, यहाँ पर संबंध। क्या कर रही हैं?
ये सारी की सारी चैन एक दूसरे से संबंध रख रही है। बिल्कुल दिख गया होगा आपको किस तरीके से संबंध रख रही है। देखो एक संबंध दिखाता हूँ मैं। पेड़ को खटमल खाया, खटमल को चिड़िया खाई, चिड़िया को शेर खाया। पेड़ ने चिड़िया को खाया, चिड़िया को शेर ने खाया। चैन फर्स्ट बनी थी इन चार की, खटमल, पेड़, चिड़िया, शेर। दूसरी चैन कौन सी है? पेड़, चिड़िया, शेर। चिड़िया का संबंध हो गया दोनों। कौन कौन सी? दोनों चैनों में संबंध हो गया चिड़िया का। और शेर है जो दोनों चैनों पर निर्भर होने लग गया। शेर ने इसको भी खाया, इसको भी खाया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये खाद्य जाल है हमारा। क्या है? खाद्य जाल है कि ये जो चारों की चारों चैनें थी वो एक दूसरे से संबंध रख रही हैं, और ये हमारे क्या है? खाद्य जाल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ। यार 40 मिनट की क्लास हो गई और मैंने अभी बहुत कम पढ़ाया आपको। अभी मैंने खाद्य जाल और खाद्य चैनी पढ़ाया। अब हमारा बचा पारिस्थितिकी पिरामिड। जो पारिस्थितिकी पिरामिड है वो चैप्टर जो 9वां था, कौन सा था? चैप्टर 20वां था ये। तो जो चैप्टर 20 है, चैप्टर 20 उसका पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा फूड चेन और फूड वेब। आगे पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड 20 पार्ट सेकंड, उसमें हम पढ़ेंगे पिरामिड। पिरामिड के बारे में। किसके बारे में? पिरामिड के बारे में। सो 21 बार कर लेते हैं इसको, फर्स्ट को हटाओ। 20वें चैप्टर में फूड चैन फूड वेब पढ़ा, 21वें चैप्टर में पढ़ेंगे पिरामिड के बारे में। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा, डरने की कोई बात नहीं है। अब आप क्या करो, इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आज मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बातें ज़्यादा बता दी, ज़्यादा उलझ गए हम कुछ एक्स्ट्रा बातों में। नेक्स्ट से हम नहीं उलझेंगे ऐसे, क्योंकि उससे क्या होता है हमारा टाइम वेस्ट होता है। हमें नहीं करना वो टाइम वेस्ट, वरना इसमें मैंने 10 मिनट समथिंग वैसे निकाल दी हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे मैं कंट्रोल करूँगा इस टाइम के ऊपर, क्योंकि टाइम की वैल्यू बहुत है। क्या है? बहुत ज़्यादा है। टाइम की असली वैल्यू तब पता चलती है जब टाइम निकल जाता है, उससे पहले नहीं पता चलती। उससे पहले तो ऐसा रहता है यार मैं कर लूँगा, टाइम कहाँ जाएगा, मेरे पास ही है। लेकिन जब चला जाता है ना, फिर होता है अरे यार एक वो टाइम था जिसको मैंने वैसे ही वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप एक बार इसको रिवाइज कर लो। खाद्य चैन, फूड चैन और फूड वेब को एक बार रिवाइज कर लो, फिर मैं इससे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको इनको इस तरीके से याद करने हैं। केवल मैं 2 मिनट में पूरा रिवीजन करवाऊंगा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछूंगा मैं, और आपको 10 के 10 क्वेश्चनों का सही आंसर देना है, और वो भी बहुत फास्ट। ठीक है, खाद्य श्रृंखला की विशेषताएं बताओ। खाद्य श्रृंखला की 10 विशेषताएं बताओ। पहली विशेषता, खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों की निर्भरता को प्रदर्शित करता है। भोजन के लिए सभी जीव वनस्पति पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। आहार तथा ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों द्वारा दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानांतरण होना ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का क्रमबद्ध तरीके से प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में रसायनों का चक्रण होता है। खाद्य जाल में जीवों के पास वैकल्पिक व्यवस्था होती है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। खाद्य श्रृंखला में खाद्य श्रृंखला में कम से कम 2 पदों की आवश्यकता होती है। खाद्य श्रृंखला कितनी भी लंबी हो सकती है और कितनी भी छोटी हो सकती है। पोषक या खाद्य स्तर ऊर्जा पिरामिड में एक जीव की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेमंड लिंडमैन ने 1942 में दशांश का नियम दिया, 10% का नियम दिया, और दशांश और 10% के नियम के अनुसार जब ऊर्जा या कोई भी पदार्थ जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो मात्र 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। कि जब
ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसे दशांश का नियम कहते हैं, 10% का नियम कहते हैं, जो कि रेमंड लिंडमैन ने 1942 में दिया था। खाद्य श्रृंखला प्रत्येक पाली तंत्र में देखने को मिलती है। खाद्य जाल में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। खाद्य जाल में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा फूड चेन और फूड वेब दोनों कंप्लीट हुआ 3 तरीके से। पहला मैंने बताया, दूसरा आपने रिवीजन किया और तीसरा मैंने अब रिवीजन करवा दिया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखने के लिए थैंक्स, बाय।